मैं इस सभा के अध्यक्ष जी, सह अध्यक्ष जी, अन्य विशेषज्ञ वक्ताओं, सहभागी, प्रोफेसर, विद्यार्थी भाई बहनों, सबको अभिनंदन करता हूँ। ये अवसर जो मिले हैं मेरे लिए हिंदी में लिखना, हिंदी में प्रस्तुत करना, ये पहले अवसर है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवारों की धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैंने सोचा था कि पीपीटी प्रेजेंटेशन पनि हो सकता है, बढ़िया होना सकता है। महाराणा प्रताप, जिसके बारे में मैंने महाकवि, नेपाली महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के महाकाव्य में पहले पटक नाम सुना था। उन्होंने महाराणा प्रताप की जीवनी संपूर्ण आयाम समेटकर एक महाकाव्य लिखा है। इसलिए मैं महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के प्रति इस समय धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वो भी हमारे संबंध का स्नेह सेतु है। इसके बारे में त्रिभुवन विश्वविद्यालय और नेपाल के अनेक विश्वविद्यालयों में शोध पत्रहरू तैयार हुए है। यी शोध पत्र संकलन कर इस विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार के लिए अनुरोध करता हूँ। मेरा पेपर जो है मैं आरंभ कर सकता हूँ। नेपाल भारत संबंध अतीत से वर्तमान तक। माननीय विद्युत सभा अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवी एवं ऐतिहासिक संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान महानुभाव में सादर अभिनंदन। पृष्ठभूमि: नेपाल भारत संबंधों की शाश्वत छवि अपनी प्रकृति और संस्कृति से अनादिकाल से ही अभेद्य बना हुआ है। यह कभी भी राजनीतिक सीमाओं से विभाजित नहीं हुआ है और कभी भी लोगों और संस्कृति से विभाजित नहीं होगा। हमारे संबंध के रोड मैप को राजनीति और कूटनीति के चश्मा से देखना और वहां से परिदृश्यों को आकलन करना क्षेत्रीय, राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थ के बहुआयामिक परिप्रेक्ष्य में तौलना, ऐसी विशेषण सच्चाई से बहुत दूर हो गए। लोगों के स्तर के रिश्ते उनके सांस्कृतिक या जरूरतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार नेपाल भारत संबंध का ऐतिहासिक सूची को शाश्वत सांस्कृतिक परंपरा और लोगों की जरूरतों के बेदी पर अपने आप रखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप ऐतिहासिक उत्खनन का आधार और प्राचीन महलों, गुम्बा, मंदिरों, कुटिया, दीवार चित्रों, तांबे की प्लेटों, राख प्लेटों, भोजपत्र, पूर्वीय ग्रंथों और टीका ग्रंथों, छंदों, श्रुति शास्त्रों की परंपरा, ये सब हमारा अनादिकाल का रिश्ता का आधार है। भारतीय उपमहाद्वीप देश नहीं है, ये आदर्श सभ्यता है जो जन जन का दिल की स्पंदन के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आधुनिक नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि अलग अलग राष्ट्र तो आधुनिक समय बना हुआ है। आधुनिक राष्ट्रों की स्थापना से पहले हमारे तीर्थ स्थल और विकास भी संस्कृति के आधार से निर्माण हुई थी। नागरिक नहीं रुके। अमरनाथ से पशुपतिनाथ तक, रामेश्वरम से मुक्तिनाथ तक की यात्रा बेरोक टोक चलते थी, कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन गैस और कपास के सिद्धांतों पर रहने वाले अतिथि देवताओं की सुविधा हर घरों में थी, देवता के स्थान में थी। हमारा ईश्वर और हमारा विश्वास एक ही है। गोत्र और गोत्र प्रवर मनीषी एक ही है। वंश और परंपरा एक ही है। ये धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद आज की सभ्यता की हवा लेकर आए। चाहे हमारे आदर्श राजा जनक हो, माता सीता हो, राजा राम हो, कृष्ण, शिव और बुद्ध,
हम उन सभी को समान रूप से योग्य और सराहनीय मानते हैं। एक ही रीति से पूजा करते आए हैं। इस तथ्यात्मक आधार को देखते हुए हम सोच सकता है कि हमारे दोनों देश के बीच संबंधों का ऐतिहासिक कदम कब शुरू होगा है। दोनों देश के अस्तित्व का अलग अलग नजरिए से विश्लेषण करने का प्रयास करें तो भूल या भ्रम हाथ लगे। एक एक ही भूगोल का प्लेट पर स्थित एक ही अविभाज्य आकाश और एक गर्भगृह के रूप में प्राकृतिक रिश्तों से निर्मित पृथ्वी के साथ खड़े इन दोनों देश का इतिहास प्राचीन काल से ही एक हो रहा है। नेपाल के गोरखा जिले में गुरु गोरखनाथ के नाम से जुड़ा गोरख गुफा, जहां गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक तपस्या की थी। लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली, रामायण के रचिता वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि का मंदिर, वेद व्यास का दमौली आश्रम, माँ जानकी के जन्मस्थल, नेपाल भारत वह सांस्कृतिक संबंधों का अतीत साक्षी एवं प्रवर्तक है। नेपाली महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने अजय मेरू और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो काव्य लिखा है, महाराणा प्रताप की कीर्ति को अमर बनाने का उद्देश्य से उच्च भक्ति भाव से गाए जाने वाले महाकाव्य का भी रचना है। जिनक नेपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा कई शोध पुस्तक तैयार की गई। यह शाश्वत इतिहास का शाश्वत सौंदर्य है। हम लोगों के अद्यतन सांस्कृतिक संबंध ऐसी बनी रहे सदैव। एक हित और एक परंपरा। भारत की आजादी की लड़ाई में नेपाल का कई छात्र नेताओं और सर्वसाधारणों ने सहभागिता किया था। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने अंग्रेज के कारण हमारी सनातन संस्कृति गायब हो जाने की चिंता की। शक्ति बल्लभ अर्जाल ने इसी चिंता व्यक्त करते हुए पहली काव्य भारत की नाम पे लिखा। भारतीय उपमहाद्वीप की आजादी में कई नेपाली और गोरखाली वीर सपूतों का योगदान अनुकरणीय है। उसके बारे में भी शोध होना चाहिए। नेपाल की राजनीतिक यात्रा के हर क्षण में भारतीय जनता का समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। सार्वजनिक स्तर पर यह रिश्ता अनादिकाल से वैसा ही और एक जैसा रहा है। नेपाल और भारत के रिश्ते दो हाथों से बजने वाली ताली की तरह है। आजादी की लंबी यात्रा के बाद भारत ने समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक विकास और प्रौद्योगिकी के अग्रणी भूमिका निभाई। आपने निकटतम पड़ोसियों, कुलों, वंश वंशजों और शुभचिंतक के रूप में हम अपने हार्दिक इच्छा व्यक्त करते हैं कि भारत विश्व नेतृत्व ग्रहण करे। हमारा अनुरोध है कि उत्पादन, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या और भूगोल के आधार पर भारत स्वयं को एक शक्तिशाली विश्व शक्ति का आधार स्तंभ बनाए और जितना संभव हो सके अपने आप को एक टावर फिगर बनाए और पड़ोसियों के यथासंभव आरामदायक अपनी नीति बनाए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ दुनिया भर में खोपड़ियों के उत्पादन और वितरण में भारत का योगदान और भूकंप के दौरान नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में भारत का हार्दिक समर्थन की महत्वपूर्ण संपत्ति हमारा लिए। अब भी 6 लाख से अधिक नेपाली उच्च से निम्न वर्ग तक भारत में पूर्णकालिक और सामयिक नौकरियों पर निर्भर है और अपने आजीविका कमा रहे हैं। नेपाल में 4 लाखों से अधिक भारतीय नागरिक व्यवसाय, श्रम और पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत है। हर साल लाखों नेपाली चार धाम और भारतीय भूगोल के कई मठ मंदिर की यात्रा करती है। यह प्रथा शाश्वत है, सनातन है, इसलिए आज तक इसमें कोई कमी या बदलाव नहीं हुआ। सनातन ऋषि मुनियों ने
हिमालय में अनेक गुफाओं, नदी तटों, साधना स्थलों और पवित्र स्थानों के रूप में अपनी संपत्ति छोड़ी है। ये दोनों देश की साझा संपत्ति है। नेपाल और भारत ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक पर्यटन लाकर आर्थिक समृद्धि का नींव बनाने के लिए संयुक्त रामायण और बुद्ध सर्किट के विकास को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के दौरान बुद्ध सर्किट निर्माण के प्रमुख भूमिका निभाई। विवाह एवं सांस्कृतिक रिश्ते की अटूट परंपरा। विवाह रिश्ता हमारे सांस्कृतिक रिश्ते का मुख्य आधार होना चाहिए। रामायण दो देशों का विवाह संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज और उसके इतिहास का प्रामाणिक आधार है। राज परिवार में सीता और राम के विवाह का इतिहास आम लोगों तक पहुंच गया। पृथ्वीनारायण शाह से लेकर अंतिम राजा ज्ञानेंद्र शाह का संतान तक भारतीय लड़कियों के साथ विवाह किया। जनस्तर में ऐसे असंख्य विवाह है। आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है। हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जीवन शैली, खान पान, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और मूल्य एक समान है। हमारे सामाजिक रिश्ते कभी कमजोर नहीं हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की भाव से लेकर भक्तों की कल्याण तक हमारा शाश्वत सांस्कृतिक संबंध जीवंत और दिव्यता की तंतु ने बांधा हुआ रिश्ते का कुछ शाश्वत और उदाहरण। नेपाल भारत संबंध केवल रोटी बेटी के नहीं है, बल्कि नदियों और मुहानों का भी संबंध है, बल्कि मजदूरों और उत्पादनों का भी संबंध है। यह उत्पादक और उपभोक्ता का भी है, जो रिश्ते में एक नहीं बल्कि दूसरे का ना हो सकता है। एक देश के नागरिक रोजगारी के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। मंदिर मठ के देश नेपाल और तीर्थ धाम के मुल्क भारत दोनों स्थान शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख आदि ओमकार परिवार के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान के समय दोनों ने संकल्प में भी हरि ओम तत्सत आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे का मंत्रोच्चारण का अनिवार्य पाठ है। इस प्रकार प्रकृति से सांस्कृतिक रचनाकारों के रूप में भी ऐसी अनेक शब्दावलियों हम बांधते हैं। अग्रपूजन गणेश और ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे अन्य देवताओं की हर घर में पूजा की जाती है। यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं प्रत्येक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को दाता, पालनकर्ता, संहारक के रूप में दर्शाता है। त्रिशक्ति दुख दूर करने वाली, महिमा करने वाली और ज्ञान प्रदान करने वाली शक्तियां के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की आम मान्यता दोनों देशों का सांस्कृतिक रुझानों में परिलक्षित होती है। प्रतिदिन घर घर पूजी जाने वाले पांचवा देव की आराधना जन्माष्टमी, विवाह पंचमी, रामनवमी, होली पूर्णिमा, वायुदेव, कुलदेव हमारी आस्था का पर्याय है तथा अहिंसा एवं परमो धर्म की भावना सदाबहार एवं शाश्वत है। जिस प्रकार हम पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य, गाय, तुलसी, पीपल, नदी, सालग्राम नेपाल के लोग पूजता है, उसी तरह भारत में भी आस्था और विश्वास। इतना ही नहीं प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। पशु, पंछी, चेतन और निर्जीव प्राणियों में ईश्वर का अस्तित्व मानने की प्रथा प्राचीन काल से लेकर आज तक है। नेपाल और भारत बहुभाषी, बहुजातीय देश है, इसलिए यहाँ विभिन्न जातियां, संस्कृतियां, पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, छठ, इंद्र जात्रा, मस्तेंद्रनाथ रथ यात्रा, मकर संक्रांति, वैशाख पूर्णिमा, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी,
बौद्ध जयंती आदि सांस्कृतिक त्योहार दोनों क्षेत्र में मनाए जाते हैं। महान आर्य योद्धाओं की संपूर्ण इतिहास के ऊपर वर्णित सांस्कृतिक संदर्भ में विभाजित किया जाना चाहिए। त्रेता युग में स्थापित अयोध्या और जनकपुर का रिश्ता आज भी वही संरचना है। जनकपुर के महत्व और गरिमा ऊंचो रखते हुए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ी की रानी जनकपुर में जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित नेपाल यात्रा के दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी के दर्शन, पूजा और आस्था व्यक्त की और सांस्कृतिक संबंधों का अभिनव ऊंचाई में संकेत किया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी देशों के साथ उच्च स्तरीय संवाद, संस्कृति और पर्यटन की शुरुआत की। भारत की प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों ने उपयुक्त संवाद निरंतर जारी रखा है। खासकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपयुक्त सांस्कृतिक संवाद को काफी महत्व दे रहे हैं। यह परंपरा जारी है और अब व्यापक हो जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कई बार नेपाल का दौरा किया। नेपाल के साथ संबंधों के बारे में व्यक्त किए गए विचारों ने रिश्तों को उच्च स्तर पर लाने मदद की है। गौरवशाली रिश्तों को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पशुपतिनाथ, जानकी मंदिर और मुक्तिनाथ के दर्शन की। उनकी यात्रा ने यह भी संदेश दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल अभिन्न है। भारत आजादी और प्रगति के 75वें वर्षों में भारत नेपाल का प्रमुख विकास भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विपक्षीय सहयोग के यह तहत एम्बुलेंस, स्कूलों, परिसरों, पुस्तकालयों, शैक्षिक क्षेत्रों, अस्पताल, हवाई अड्डों, सड़क नेटवर्क, रेलवे, बिजली, संचार और सूचना क्षेत्र में मात्र नहीं, धर्म और संस्कृति के विकास में भी भारत नेपाल के साथ में। नेपाल ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वह भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या भारतीय सीमा सुरक्षाओं का सवाल हो, यह फिर धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में नेपाली लोग का अभूतपूर्व योगदान है। महत्वपूर्ण विकास साझेदारी परियोजनाओं में विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, अरुण थर्ड प्रोजेक्ट, ट्रॉमा सेंटर, टीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भारत का साझेदारी शामिल है। नेपाल में अब तक संयंत्रों का निर्माण, लघु ऊर्जा परियोजना, सड़क खंडों का निर्माण, पूर्वाधार परियोजना पूरा हो चुकी है। गोरखा और नुआकोट जिले में 50,000 सुरक्षित घरों का निर्माण के लिए भारत सरकार ने 93 मिलियन रुपए का अनुदान किया। अब की यात्रा कैसी होना चाहिए, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। नेपाल भारत दोनों देश में बढ़ती स्क्रीन पुस्ता में वैश्वीकरण का प्रभाव कर रही है। इस वजह से दोनों देशों ने अपने नागरिक को बचाने के लिए स्क्रीन संस्कृति को नियंत्रित करना जरूरी है। यूरोपीय संघ और बेलायती मिशन के समर्थन से नेपाल के जनजातियों ने हिंदुत्व विरोधी और भारत विरोधी हवा रची है। दलितों का दानवीकरण तेज हो रही है, इसलिए नेपाल में भारत विरोधी आक्रोश पर आधारित जनमत का निर्माण में टेवा दे रहा है। इसे रोकना जरूरी है। गुरुकुल में साधन और विद्यार्थियों की कमी के कारण इन अमेरिकी अनुदान से चलने वाले निजी विद्यालय में विद्यार्थियों का आर्थिक प्रलोभन में फंसाया जाता है और वहां सनातन संस्कृति का विरुद्ध पुस्तक भी प्रकाशित है। इसे हतोत्साहित करने के लिए दोनों देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सनातन संस्कृति चेतना वाले लोगों का उच्च प्रभाव दिखाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के भीतर हमारे संबंधों की सराहना की जानी चाहिए। राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और आस्था जैसे किसी दबाव या प्रभाव से बिना दोनों देशों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध की यात्रा सुचारू से आगे बढ़नी चाहिए। मूड खराब नहीं और अच्छे रिश्ते के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए दोनों देश के प्रोफेसर और छात्रों ने विश्वविद्यालय में अनुसंधान, अध्ययन यात्रा और अध्ययन अनुसंधान परियोजना में साझेदारी करना जरूरी है। इसलिए इस मामले में निरंतर संवाद, बातचीत और साझा प्रतिबद्धताओं
प्रकाशित करना भी जरूरी है। समय लंबे होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। समय मिले तो और प्रेजेंटेशन के लिए भी मेरा कुछ भावहरू रहे। इसी के साथ मैं आफ्ना शब्दहरू पूर्ण विराम लगाकर मंच से ओझेल होना चाहता हूँ। नमस्ते।